प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर थीं। जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ जो सदारती रेफरेंस था उसको 10 रुकनी बेंच ने कल अदम करा दिया है मुतफ़िका तौर पर, लेकिन 7-3 के डिसीजन से कहा गया है कि FBR को जो अहलिया और बच्चों की जायदादों की तफसीलात हैं उसके ऊपर जांच पड़ताल के लिए भेजा गया है। FBR इस पर आगे कार्रवाई करेगा, जांच पड़ताल करेगा। अगर उनको लगा, और 7 दिन का उनको टाइम दिया गया है, और अगर उनको लगा कि कोई बेज़ाब्ती है असासों में या मिसेस फायज़ ईसा ने जो लार्जर बेंच के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है उसमें उनको लगा कि कोई डिस्क्रिपेंसी है, तो फिर वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास FBR अपना जवाब जमा करवाएगा और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अब मजाज होगी कि इसके बाद उसके ऊपर क्या कार्रवाई करना चाहती है। हमारा सवाल अपने एनालिस्ट पे आज यूं है कि इस फैसले को वो कैसे देखते हैं। ओपन ऑप्शंस है सबके पास। और आज पैनल पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, बाबर सत्तार साहब, इरशाद भट्टी साहब, महमल सरफराज साहिबा और बेनज़ीर शाह साहिबा भी हमारा साथ दे रही हैं। सबसे पहले कुछ कानूनी नुक्ते हैं जो हम चाहते हैं कि बाबर साहब से क्लियर कर लें। तो बाबर साहब, क्या अब इस फैसले के बाद ये कहा जा सकता है कि वो इल्ज़ामात जो कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा पर लगाए थे वो उससे बरी ज़िम्मा हो चुके हैं? और थोड़ा सा ये भी गाइड कीजिएगा कि एसिड डिक्लेरेशन की बात हुई बहुत ज़्यादा, तो वो फॉर्म जब जजेस को दिया जाता है जहाँ पर उन्हें डिक्लेयर करना होता है, क्या उसमें, क्योंकि फ़रोग नसीम का क्लोज प्रॉक्सिमिटी पर केस था बेस्ड, तो क्या उसमें अपनी अहलिया या फिर अपने जो बच्चे होते हैं उनका भी डिक्लेयर करना होता है? क्या तरीक़ाकार होता है? देखिए, पूरा एक हफ्ता आर्ग्यू करना पड़ा था ये टैक्स वाला पॉइंट सुप्रीम कोर्ट में, तो यहाँ मैं 2 मिनट में तो नहीं आर्ग्यू कर सकूंगा। लेकिन जब ये प्रोसीडिंग्स खत्म हुई हैं तो उस वक्त बात ये समझ आई कि किसी को ये नहीं समझ आ रही थी कि हुकूमत का मुकदमा क्या है। शुरू में वो कह रहे थे कि टैक्स के अंदर रिक्वायरमेंट है कि आपने अपनी बीवी और बच्चों की डिक्लेरेशन देनी है, तो बड़ी तफसील से अदालत के अंदर हमने एक्सप्लेन किया कि ये हमारे टैक्स लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है, वरना पाकिस्तान में जितने लोग टैक्स फाइल करते हैं उन सबके खिलाफ मुकदमा बनता है, क्योंकि कोई भी अपनी इंडिपेंडेंट स्पाउस का, बेशक वो बीवी हो या मियाँ हो, उसकी ऑब्लिगेशन नहीं है कि अपनी इंडिपेंडेंट इनकम को वो डिक्लेयर करे, और इसमें तो तमाम लोग आते हैं। फरोग नसीम साहब ने तो इसके बारे में कोई खास बात नहीं की। जब उनसे पूछा कि किस कानून के नीचे जरूरत थी इन्हें डिक्लेयर करने की अपनी बीवी के असाजात को, तो उन्होंने कहा ये कुरान से फ्लो करता है। लेकिन इससे आगे चलते हैं। मुकदमा ये था जो फाइल किया काजी फायज़ ईसा ने कि ये रेफरेंस बदनीयती के ऊपर बेस्ड है, इलीगैलिटी के ऊपर बेस्ड है। एक सर्विलेंस सिस्टम है जिसमें आप जजों की सर्विलेंस करते हैं, आप देखते हैं कि उनके पास क्या चीज है क्या नहीं है, आप उनका पीछा करते हैं, उनके बीवी बच्चों का पीछा करते हैं। उसके बगैर ये पता करना कि उनके बीवी बच्चों की कोई प्रॉपर्टी थी यूके में, ये पॉसिबल नहीं था। कुछ डोगर साहब आ गए, उनके पास ये खबरें कहाँ से आई। ARU जो बनाया गया शहजाद अकबर वाला, वो किस कानून के नीचे बना, उसने किसने इख्तियार दिया कि वो इन्वेस्टिगेट करे जज को या उसकी फैमिली को, उनकी सर्विलेंस करे और यूके में जाके इन्वेस्टिगेट करे। ये तमाम वो सवालात थे जो हमने अदालत के सामने रखे थे, जिनके कोई जवाबात नहीं आए फरोग नसीम साहब की तरफ से। आज ये क्वाश तो कर दिया। अब डिटेल फैसले में पता चलेगा कि बैलेंस उन्होंने बात की या नहीं की। डिटेल फैसले में पता चलेगा कि जिन लोगों ने बदनीयती के ऊपर ये रेफरेंस बनाया क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी। 1 साल एक मीडिया कैंपेन चली उसके खिलाफ, 1 साल लोग बात करते रहे कि मनी ट्रेल नहीं देते, ये नहीं होता, वो नहीं होता, और पॉलिटिशियन से मांगते हैं, जजेस से क्यों नहीं मांगते, क्या जजेस अकाउंटेबल नहीं है। वो जज होते हुए सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ, उसकी बेगम सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई, वीडियो लिंक के ऊपर उसने टेस्टिमनी दी, उसने अपनी डिटेल्स दी कि यहां से मेरी इनकम आई, यहां से मैंने पैसे भेजे, मैंने अपने अकाउंट से अपने अकाउंट में यूके पैसे भेजे और ये प्रॉपर्टीज बनाई, और आज तक मुझसे किसी ने पूछा नहीं। उसके बाद जो अनफॉर्चुनेट बिट है इस ऑर्डर की वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी ये मुनासिब समझा कि FBR को एक और मौका दिया जाए कि वो काजी फायज़ ईसा के खिलाफ कोई केस बनाए। और ये याद रहे कि ये प्रॉपर्टी एक 2004 में खरीदी गई थी, एक 2011 में खरीदी गई थी, एक 2013 में खरीदी गई थी। तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट आज ये फैसले में पाबंद ना करती तो FBR पे अब लिमिटेशन पीरियड रन हो चुका है। मेरे से, आपसे, किसी से भी FBR 5 साल से पुराना रिकॉर्ड नहीं मांग सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक अब तरीका प्रोवाइड किया है, एक जरिया प्रोवाइड किया है कि हुकूमत फिर से कोशिश करेगी। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये लगता है कि वो दोबारा से कोई केस बनाने की कोशिश करें। मुझे ये लग रहा है कि हम अभी तक अपनी हिस्ट्री में उस लेवल पे नहीं पहुंचे जहां पे हम इंडिपेंडेंस इंस्टीट्यूशंस की में बिलीव करें।
या हम ये बिलीव करें कि लोग मेरिट के मुताबिक अपने दिमाग के मुताबिक फैसले दे सकें, हम बिलीव करें कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि तमाम लोग डिपेंडेंट रहें और उनके खिलाफ अगर कोई इंडिपेंडेंस शो करता है तो उसके खिलाफ कैंपेन रन की जाए। अच्छा बाबर तो क्या मुझे आज के फैसले से लग रहा है कि ये वो टाइम पीरियड खत्म हो गया? अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने शॉर्ट ऑर्डर में कम से कम कोई ऑब्जर्वेशन नहीं पड़ी कि जिन लोगों ने ये रेफरेंस बनाया, जो गलत करार दे दिया और जो कलादम कर दे दिया, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। एग्जैक्टली मेरा सवाल भी इसी से रिलेटेड है, क्विकली प्लीज, कि एसेट रिकवरी यूनिट इससे मुतल्लिक एक पिटिशन भी दायर की गई है, तो क्या उससे मुतल्लिक हम तफसीली फैसले में ही देखेंगे या वो एक अलग से पिटिशन है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी आगे जाके? तफसीली फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। ऑब्वियसली शॉर्ट ऑर्डर तो वो चीजें होती हैं जिन पे फौरन आपने अमल करना होता है, ठीक है, लेकिन कई दफा उस शॉर्ट ऑर्डर के अंदर इस तरह की ऑब्जर्वेशंस आती हैं, जिस तरह एफबीआर का इन्होंने जिक्र किया, तो कुछ हो सकता था कि गवर्नमेंट से रिपोर्ट मांगी जाती या उन्हें कुछ इशू किया जाता, तरह से कायम हो गया, आगे क्या कर सकता या क्या नहीं कर सकता, लेकिन फैसले में कोई एक लफ्ज नहीं है उन लोगों के खिलाफ या उनके बारे में जिन्होंने ये जो कलादम कर दिया आपने रेफरेंस जिन्होंने वो बनाया। ठीक है भट्टी साहब, कैसा देखते हैं आप इस फैसले को? और एसेट रिकवरी यूनिट, शहजाद अकबर साहब, ऑब्जर्वेशंस में बहुत दफ़ा उनका जिक्र आया, सवालात भी बहुत से उठे, लेकिन अब तफसीली फैसले का इंतज़ार करना होगा मज़ीद चीज़ें इसके ऊपर वाज़े होने के लिए, लेकिन तरीक़ाकार पर बहुत सवाल उठे। देखिए, पहली बात वही कि ये मेरी अदालत का फ़ैसला है, मुझे अपनी अदालत का फ़ैसला कबूल और मुबारक हो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब को रेफरेंस ख़त्म होने पर। रेफरेंस खारिज हुआ, रेफरेंस मेलाफाइड करार पाया, शोकाज नोटिस भी ख़त्म हुआ, एसेट रिकवरी यूनिट पे भी गैर कानूनी और वो भी अभी उसका आगे मामला चलेगा। टैक्स मामलात जो हैं 7 जजेस का मामला एफबीआर को भेजने का फ़ैसला हुआ। अभी तफसीली जजमेंट जैसे बाबर साहब ने कहा है कि आना बाकी है, लेकिन जो मुख्तसर फ़ैसला आया है, मुझे मुख्तसर फ़ैसले से मायूसी हुई है। अदलिया अपने एहतसाब में नाकाम हुई है। ये देखिए, ये 20 मई 2019 से ये बात शुरू हुई थी, 13 माह केस चला, 40-41 समातें हुई, बीवी बच्चों की जायदादें निकली, हुकूमत को शिकायत हुई, हुकूमत ने मालूमात इकट्ठी करके सदर को भेजी, सदर ने रेफरेंस बनाया और फिर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब की रेफरेंस पर एतराज़ात शुरू हुए। सदर को उन्होंने 3 ख़त लिखे। अब उन्होंने इसमें आगे बड़ी खूबसूरत चीज़ें कहीं, सदर गैर जानबदार नहीं रहे, रेफरेंस लीक किया है, वज़ीर आज़म गैर जानबदार नहीं रहे, जो कुछ करवा रहे हैं वही करवा रहे हैं, चीफ जस्टिस पुराने जो थे वो गैर जानबदार नहीं रहे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये सुन नहीं सकती, वज़ीर कानून जानबदार हैं, अटॉर्नी जनरल जानबदार हैं, फलां जजेस जानबदार हैं क्योंकि उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, फ़रोग नसीम का कंडक्ट आउट जैसा है, शहजाद अकबर बहरूपियाँ हैं, मुल्की इदारों ने मेरी और अहले खाना की जासूसी की, एसेट रिकवरी यूनिट गैर जानबदार है, वज़ीर आज़म ने खुद बीवी बच्चों के असास से जमा नहीं करवाए, जस्टिस खोसा गैर जानबदार नहीं रहे, खोसा साहब इमरान सदारती रेफरेंस सुनने के मुजाज नहीं, एजेंसियाँ मेरे बीवी बच्चों की मॉनिटरिंग कर रही हैं, मीडिया ट्रायल हो रहा है। अब ये सारा बदकिस्मती इसमें एक ये भी हुई कि एक फैसले को, एक जस्टिस साहब के फैसले को इस केस से नत्थी किया गया और फिर कहा गया कि जिस तरह इस सारे मामले को साजिशी थ्योरियों में लपेट दिया गया, कोई कह रहा था ये तो जी आज़ाद जुडिशरी पर हमला है, कोई मरने मारने और ताले बंदियों पर पहुंचा हुआ था, एक जज का केस जजेस सुन रहे हैं, एक जज का मामला मेलिफाइड होगा, गलत होगा, जो भी होगा वो अब आगे तफसीली फैसला है, उसके बाद आगे अदालत का फैसला है, लेकिन वो कौन सुन रहे हैं? उनके ही जज सुन रहे हैं, उनकी ही सुप्रीम कोर्ट सुन रही है और उस पर भी इस तरह की थ्योरियां, इस तरह की साजिशी थ्योरियां, इस तरह के मरने मराने, इस तरह के सारे। और फिर जस्टिस फ़ाइज़ साहब ने कहा कि सारा गलत है सिवाय मेरे, बाकी सब गलत हैं, सारों पे एतराज़ उठाए, सारे गलत हैं। तो ये मुल्क है, जस्टिस फ़ाइज़ साहब का भी उतना ही है, इरशाद भट्टी का भी उतना ही है, इन बाकी एसेट रिकवरी वालों का भी उतना ही है और बाकी सारों का भी उतना ही है। तो अगर मेरा ख्याल है कि जजेस भी काबिल एहतसाब होते हैं और ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो सारों का एहतसाब करते हैं। तो बहरहाल अभी तफसीली फैसला आएगा और उसके पढ़ेंगे और उसके बाद एक जल्दी से जवाब दे दें। आप कहते हैं आपके नज़र में नहीं सुनना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला, तो फिर किसको सुनना चाहिए था? कम है ये तो मैं यकीन से कह सकता हूँ आपको।
नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये सारों का मुल्क है। फायज ईसा साहब ने आज साबित कर दिया है कि उनका ज्यादा मुल्क है। जिस तरह जिस ओहदे पर उन्होंने एतराजात उठाए, ये इस मुल्क की खूबसूरती है। सदर गैर जानबदार, वजीर आजम, अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, चीफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट और बाकी सब कुछ, कोई बैरूपिया, कोई टाउट, कोई कुछ, तो जुडिशरी नहीं बाबर साहब देखिए, मैं नहीं, ये आप दूसरी बात कर रहे हैं। बात ये है कि सब अकाउंटेबल। हमने जब नथी कर देते हैं कि इरशाद भट्टी ने फलां दिन रिपोर्ट कार्ड में चूंकि ये बात की थी, आज उससे कुछ ना पूछो। अगर पूछा गया तो इसका मतलब है कि वो जो बात की थी उसकी वजह से ये उसको अकाउंटेबल किया जा रहा है। लेकिन भट्टी साहब, एक पोजीशन, एक फिक्स पोजीशन भी तो नहीं होनी चाहिए ना, लॉजिकली जवाब होना चाहिए। करवाने को तैयार ही नहीं, कोई आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं। जो जिसके तरफ पूछो उसमें साजिश आ जाती है, हिंदू कुछ की साजिशें आ जाती हैं, पूरी दुनिया अगेंस्ट आ जाती है। और अच्छा भट्टी साहब, क्विकली, यही हमारा मुल्क रह गया। जिससे कुछ पूछ लो वो साजिश हो जाती है, जिससे कुछ पूछ लो वो साजिश हो जाती है। ये तो ना करो, केस लड़ो, जीतो हारो आपका मुकद्दर, मगर सारों को मलाइन करना, चूंकि वो ये हो रहा था, चूंकि वो फलां ताकतवर हैं, चूंकि उन्होंने ये किया हुआ था, ये चूंकि से तो निकलो यार। आपके जजेस सुन रहे हैं, आपके जज का मामला, मेलाइन करने का हक खाली कुछ लोगों का है इस मुल्क में। सर नहीं, आपके जज साहब का केस जज साहबान सुन रहे हैं। मैं सिर्फ सिंपल इतना कह रहा हूं, कोई इंपीचमेंट पार्लियामेंट नहीं कर रही, कोई फौज नहीं कर रही, कोई इदारा नहीं कर रहा। एक दायमी कब्ज और दायमी वहम है जो दिमाग में, वो जा ही नहीं रहा, वो जा ही नहीं रहा, वो दायमी वहम चले जा रहा है, चली जा रहा है। अच्छा, बिल्कुल अनफॉर्चुनेट बात है कि मैंने हिस्ट्री पढ़ी हुई है पाकिस्तान की और देखी हुई है पिछले सालों से। ये वहम जो है, ये मैं हिस्ट्री बनते देख रहा हूं। हम अपने बच्चों को जो हिस्ट्री दे रहे हैं ना, शर्म आ रही है मुझे जो हम अपने बच्चों को हिस्ट्री दे रहे हैं। कोई अकाउंटेबल नहीं है इस कानून के आगे, इस आइन के आगे। सारे ताकतवर हो गए, मुल्क छोटा हो गया, लोग बड़े। गद्दार भी तो कहा, मुशर्रफ साहब को गद्दार भी इसी मुल्क ने कहा, आज वो बाहर भी इसी मुल्क में बैठे हुए हैं। बदल आ गया, चीजें बदल रही हैं। अब नहीं, अब दूसरे एंगल भी बोले ना। एक कभी सोच सकते थे आर्मी चीफ को कोई गद्दार कहे? गद्दार कहा ना, और कहा ना कि लाश को लटकाओ। जज ने लिखा ना, अगर वो ना आए तो घसीट के लाओ, 3 दिन लटकाओ, कहा ना। 65 पैरा आपके सामने है ना। तो ये भी इस मुल्क में हुआ है। तो हर चीज को साजिश में ना करें, आप अपनी सफाई दें। सर ये भी ले आए, आप वकील हैं, बिस्मिल्लाह करें, आप बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें, आप ये भी लाएं, सुप्रीम कोर्ट में लाएं, मेरे भी लाएं, बाकी सब के लाएं, सर सब के लाएं। आज आपके पास वक्त है, किसी को ना छोड़े। कमाल तकरीर है भट्टी साहब। एक जज ने अपना हिसाब दे दिया, उसकी बेगम ने आके हिसाब दे दिया, पैसों का हिसाब दे दिया, बताया सर अभी हिसाब अभी बताया है ना। मेरा बताना इलादा बात है, वो सच्चा साबित होना इलादा बात है। दस्तावेजात और सबूत के साथ साबित होना वो इलादा बात है। मेरा बताना कि मैं मोहम्मद बिन कासिम के साथ लड़ता रहा हूं, आप मान जाएंगे? मैं सुल्तान महमूद गजनवी के साथ लड़ता रहा हूं, आप मान जाएंगे? तो भट्टी साहब, एक मिनट, भट्टी साहब फिर क्या करें? मुल्क मैंने आजाद करवाया, मान जाएंगे? भट्टी साहब आप क्या प्रपोज कर रहे हैं? मान जाएंगे? अच्छा, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। भट्टी साहब ये बताएं, आप क्या प्रपोज करें? किस तरह से होती तहकीकात? लार्जर बेंच बना दिया आप, क्या एफबीआर को ठीक हुआ है? भट्टी साहब जिस तरह बाबर साहब कह रहे हैं, आप उससे मुत्तफिक नहीं है क्या? नहीं होना चाहिए था एफबीआर? मुत्तफिक सर, मैं बिल्कुल एफबीआर को नहीं जाना चाहिए था, कोई किसी और को कार्रवाई करनी चाहिए थी फिर क्या आगे असासों की? सर मैं कह रहा हूं कि अभी तफसीली फैसला आता है। अच्छा। उसके बाद देखते हैं कि वो क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते। लेकिन मुझे मायूसी हुई है, आज बहुत मायूसी हुई है। अच्छा, मजहर अब्बास साहब आपको क्या लगता है? देखिए, पहले तो इस मुल्क में इज़हार राय रखना बहुत बड़ा गुनाह है, और फिर इज़हार राय का इजहार करना बहुत बड़ा गुनाह है। इस मुल्क में क्या कुछ नहीं हुआ, मादी को छोड़ दें, बिल्कुल सही कहा भट्टी साहब ने कि मादी को छोड़ दें। इस मुल्क में जितना ब्लेटेंट सियासतदान का एहतसाब हुआ है, कौन है जिसने सियासतदान का हिसाब नहीं लिया और क्या कुछ नहीं किया, जिनको आप वीआईपी वडेरा सब कुछ कहते हैं। फांसी आपने चढ़वा दिया उनको, कत्ल आपने करवा दिया उनको,
जो है वो नाहल आपने करार दे दिया उनको, सब कुछ हुआ ना, एहतसाब हुआ। सियासतदान का क्या इस मुल्क में एहतसाब नहीं हुआ? कितना बुरी तरीके से हुआ है एहतसाब। और किस इदारे का? बिल्कुल ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट अपने जजेस जो है अपने जज का एहतसाब क्यों करे, सहाफ़ी अपना एहतसाब खुद क्यों करे, लेकिन बनाए ना फिर कोई ऐसा फोरम जिसमें सबका एहतसाब हो। क्या जजेस, क्या जनरल्स, क्या जर्नलिस्ट करें बिल्कुल सबका एहतसाब, लेकिन जब ये बात आती है तो उसमें फिर गद्दारी के सर्टिफिकेट मिलने शुरू हो जाते हैं। सर वैसे भट्टी साहब का यही पॉइंट था, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में गया, लेकिन मैं आपसे यही तो बात कह रहा हूं, इस मुल्क की आला अदलिया के चीफ जस्टिस को बुलाया जाता है या नहीं बुलाया जाता, और उससे इस्तीफा लिया जाता है या नहीं लिया जाता, उससे कहा जाता है कि रिजाइन करो, नहीं क्यों नहीं कहा जाता, और उसके बाद जब वो कुछ फैसले करने शुरू करते हैं तो फिर आप इमरजेंसी लगा देते हैं, फिर आप पीसीओ ले आते हैं, फिर आप एक के बाद एक इक़दाम करते हैं। ये फैसला देखिए, ये बिल्कुल चीज़ें आगे बढ़ी हैं, बहुत अच्छा हुआ, और ठीक है बिल्कुल कि जी बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए, क्यों नहीं जजेस का एहतसाब होना चाहिए। जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने चौधरी निसार अली खान ने सुप्रीम कोर्ट से हिसाब मांगा तो सुप्रीम कोर्ट को हिसाब भेजना चाहिए था अपना, बिल्कुल ठीक है बात, लेकिन बात फिर यहीं आके क्यों रुक जाती है? यहीं पॉलिटिशियंस, जुडिशरी, जर्नलिस्ट, इन सब का तो नैब करती है एहतसाब, और किसका नैब एहतसाब करती है? ये जो कहते हैं कि हम फेस नहीं केस देखते हैं, ये सिर्फ फेस देखते हैं और फेस के लिहाज से केस बनाते हैं। ठीक है, अभी हमने देखना है कि तफसीली फैसले में, और फिर अगर प्रेसिडेंट का रेफरेंस डिसमिस हो जाए और यूनानिमसली डिसमिस हो जाए तो प्रेसिडेंट की मॉरल एथिकल जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब क्या बनती है? ही शुड स्टेप डाउन। उनका बनाया एक सुप्रीम कोर्ट के जज पे जो उन्होंने रेफरेंस भेजा है, बाकी छोड़ें एफबीआर क्या करती है, लेकिन जो उन्होंने रेफरेंस भेजा है उसको डिसमिस कर दिया है। अब हमने देखना यह कि तफसीली फैसले में अगर वो बदनीयती पर मबनी था तो फिर सदर आरिफ अलवी साहब की अपनी पोजीशन किधर होगी, और हमने देखना है कि वो किस पोजीशन में खड़े होंगे उसमें। इसलिए बिल्कुल ये बात अपनी जगह मुसल्लमा है कि अगर आपने बिल्कुल एहतसाब करना है सबका करें, लेकिन फिर ऐसा फोरम बनाएं कि उसमें फिर कोई भी उसमें बरी ज़िम्मा ना हो। अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का मतलब ही ये होता है कि तमाम इदारों का, तमाम इंडिविजुअल्स का, तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर का, तमाम बड़े बड़े इदारों में जो ऑफिस होल्ड करते हैं उनका एहतसाब फिर एक फोरम करे। और अगर ऐसा हो और हम ये इस्टेब्लिश करें तो वाकई ही इस मुल्क में एहतसाब का निज़ाम नाफिज हो जाएगा। वरना करते रहें आप, तलवार लटकाते रहें, फैसले आते रहें, आपको नज़र आ जाएगा कि इंडिपेंडेंट माइंड जो है रखना इस मुल्क में कितना मुश्किल है। बाबर सत्तार साहब, क्विकली अगर आप ये वाला मज़हर अब्बास साहब का पॉइंट क्लियर कर दें, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का खारिज हो जाना, क्या वो सदर मुमलिकत की साख के ऊपर भी कोई सवालिया निशान खड़ा कर देता है? कानून क्या कहता है? देखिए, खाली सदर मुमलिकत की साख पे नहीं करता। लॉ मिनिस्टर ने एडवाइस दी थी, जो खुद केस आर्ग्यू कर रहे थे। शहजाद अकबर साहब क्या कर रहे हैं, वहां पे भी कर रहे थे, यहाँ पे भी कर रहे थे, उन्होंने ये मुकदमा बनाया था। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने ये प्रूव किया, इमरान खान साहब ने, जिससे पहले उनकी पार्टी इसी जज के खिलाफ एक रिव्यू के अंदर ये लिख चुकी थी कि इन्हें रिमूव करना चाहिए। उसके बाद वो फिर प्रेसिडेंट साहब ने प्रूव किया। तो प्रेसिडेंट साहब भी ड्यू डिलिजेंस करते हैं? करना यही सवाल था कि आपने क्या इंडिपेंडेंट माइंड अपना एक्सरसाइज किया कि नहीं किया, लेकिन उसमें बुनियादी सवाल ये है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या फ्लो करेंगे। बहुत अच्छी बात है सबकी, हम तो कहते हैं सबकी अकाउंटेबिलिटी करें और जजेस की ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इंसाफ देने की जिम्मेदारी उनके सर के ऊपर है। लेकिन देखना यह होगा कि तारीख में किस किस जज की फिर अकाउंटेबिलिटी की गई और किस तरह से की गई। ये अकाउंटेबिलिटी हुई कि विच हंट हुआ यहाँ पे। तो ये सारे सवालात हैं जो हैं और जो हम बहस करते रहेंगे और तारीख लिखेगी इसके ऊपर। ठीक है, बहुत से और भी सवालात हैं इसी से मुतल्लिक जो हमारे दिलों में। महमल और बेनज़ीर का कमेंट शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस है उसका फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल अदम हो गई है वो शो कॉज नोटिस जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ किया था और FBI को अब मामला भेज दिया गया है। इससे पहले बाबर सत्तार साहब गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा जो FBI को भेजा गया है मामला, इससे ऐसा लगता है बादियों नज़र में कि एक मौका दे दिया गया है, यह तलवार अभी तक लटकी रहेगी। भट्टी साहब को ये फैसला बड़ा मायूस कौन लगता है? महमल, आपकी क्या राय? देखिए अलीना, बात ये कि फैसला तो ये सब मामले रिजॉल्व नहीं करता। उन्होंने, हाँ ये बात जरूर है कि उन्होंने रेफरेंस कलअदम करार दे दी, उस पर कोई इब्हाम नहीं। लेकिन जो 2-3 बाकी तो क्योंकि लीगल एस्पेक्ट बाबर ने भी कर दिया, बाकी भी सारी चीज। देखिए एक चीज जो है, हुकूमत को जिसने भी ये मशवरा दिया, जिसने भी ये स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया, मेरे ख्याल में हुकूमत को ना उससे अपनी जान छुड़ा लेनी, क्योंकि ये हुकूमत के अंदर के लोग भी उन्हें कह रहे थे कि आप ये ना करें क्योंकि इस तरह आप अदलिया और वकला बरादरी को अपने खिलाफ करें। ये चीज हमने सहार चौधरी साहब के भी केस में देखी थी। उसके बाद ये साबित हुआ था कि उसको अदलिया पे हमला, क्योंकि वो था एक अदलिया के ऊपर हमला, तो परवेज मुशर्रफ जैसा जो ताकतवर डिक्टेटर भी था ना, वो भी सर्वाइव नहीं कर सका था क्योंकि एक गलत चीज की थी। बिल्कुल ऐसे ही काजी फायज ईसा के ऊपर जो ये रेफरेंस बनाया गया है, बिल्कुल ये बदनीति के ऊपर मबनी है। कोई इसके अंदर ऐसी चीज नहीं थी, जिस तरह बाबर ने भी बताया, बाकी भी सबके सामने ही है। तो उन्होंने मनी ट्रेल भी उनकी बेगम ने दे दी, वो खुद भी सामने पेश आ गए हो गए। तो ये जो भी हुकूमत को मशवरे दे रहा है ना, मेरे ख्याल में उनको ABC भी नहीं पता कि एक तो ना उन्हें सियासत का पता है, ना उन्हें अदलिया का पता है। दूसरी चीज जो इसके अंदर अलीना है ना, वो है ये अकाउंटेबिलिटी की बात सारे का है कि जी जजेस की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो उसको वो करने के लिए आपको फिर पार्लियामेंट को एक फंक्शनल इदारे के तौर पे ना देखना चाहिए, और फिर आपने अगर अकाउंटेबिलिटी करनी ना, तो एक प्रोसेस ऐसा बनाए कि ये जिस तरह बाबर ने बात की कि विच हंट ना हो, वो बदनीति पे मबनी ना हो, फिर वो अक्रॉस द बोर्ड हो। आपको पता है कि बाकी ऑपोजिशन की पार्टीज भी डसी हुई हैं जुडिशरी से, मतलब एक के लीडर को फांसी लगा दी, दूसरे के उसको निकाल दिया गया, उनको जेल भी हुई। तो इस तरह की चीजें, तो वो भी मिल बैठ कर अगर वो हुकूमत के साथ बैठ कर इसके ऊपर कोई ऐसी चीज कर ले कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस सबके लिए, वो क्या निजाम है ऐसा कायम करें कि जिसमें ये ना लगे कि जजों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, जजों का कोई फैसला पसंद नहीं है तो उस जज को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। अगर इस तरह की कोई एक फाल निजाम बना दें, कोई अनबायस सी चीज बना दें पार्लियामेंट के थ्रू, तो फिर जरूर है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि इस रेफरेंस से हुकूमत की बड़ी सुस्ती हुई है, क्योंकि हुकूमत ने बगैर सोचे समझे पता नहीं किसके मशवरों के ऊपर उन्होंने ये रेफरेंस जो है ये फाइल किया, और फिर अब देखिए कि उनके साथ हुआ क्या है इसके अंदर। बेशक के FBR में चला गया मामला और शायद अभी रिजॉल्व कंप्लीटली नहीं हुआ, अभी वो तो आगे वक्त के साथ ही देखते हैं क्या। लेकिन महमल, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या फिर अगर इस तरह की कोई चीजें सामने आए या फिर अगर आपको शक हो, तो क्या उसकी बुनियाद पर आप भेज ही नहीं सकते रेफरेंस आगे, जस्ट बिकॉज के आप कह रहे हैं कि जी एक सैंक्टिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट को प्रोटेक्ट करने के लिए? नहीं अलीना, एक भेजने का तरीका होता है। जैसे आप बाबर ने भी बात की कि ये जिस तरीके से सर्वेलेंस कर रहे थे, यानी कि जजों के पीछे उनको स्पाई कर रहे हैं, उनकी देख रहे हैं, तस्वीरें ले रहे हैं, कोई वीडियो बना रहे हैं, कोई चीज और कर रहे हैं, फिर ये किसके नाम, वो डोगर कौन है जो जर्नलिस्ट है, मतलब उनके क्या क्रेडेंशियल्स हैं, ये किस तरीके से एक खबर के ऊपर आपने एक इतनी बड़ी रेफरेंस बना ली, क्या हुकूमत ने अपनी कोई इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी? अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट है जिसपे बाबर सत्तार साहब प्लीज आपकी इनसाइट भी चाहेंगे। फरोग नसीम साहब से भी यही सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा कि जी ऐसा सबूत जो कि अंडर ड्यूरेस ना लिया हो, ऐसे कोई भी शवाहिद, वो तो काबिल कबूल होते हैं ना। देखिए, आप इसे इस तरह से सोच लीजिए कि इससे पहले किसी ने FBR को इन्वेस्टिगेट करने से रोका तो नहीं था। FBR ने क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट की ये चीजें? अब रेफरेंस बनाते हुए भी आपने एक FBR से ओपिनियन ले लिया, आप उस वक्त FBR ने नोटिस इशू क्यों नहीं किए? कर देते, एक पूरी प्रोसीडिंग करते और उसके बाद अपना फैसला दे देते। हर एक की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए अगर किसी के ऊपर गलती साबित होती है। यहाँ पे सवाल ये नहीं था, अगर आपका या मेरी कोई प्रॉपर्टी निकलती है जिसके ऊपर हमने टैक्स पे नहीं किया तो क्या होगा उसके साथ? हम एक इनकम टैक्स वाले को नोटिस इशू कर देंगे कि जी इतने आप टैक्स और जमा करा दें। भट्टी साहब की कोई प्रॉपर्टी निकल आती है, क्या होगा? उन्हें नोटिस आ जाएगा कि भाई इतना पैसे और जमा करा दें, आपकी इनकम नहीं डिक्लेयर की। आपने किसी की बीवी की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, किस लिए? ताकि जज के ऊपर आप मिसकॉन्डक्ट का मुकदमा बनाएं और उसे रिमूव करें। ये वो मैला फीडी है। आप जाएं, जाके प्रोसेस करें, किसने रोका है आपको? बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी करें, जरूर करें,
लेकिन किस तरह से कर रहे हैं आपने पहले, होता क्या है, आप सर्वेलेंस करते हैं, आप लोगों के ऊपर फाइलें बनाते हैं, जब वो लोग जो पब्लिक ऑफिस में हैं कोई ऐसा काम करते हैं जो आपको पसंद नहीं आता, उसके बाद कहीं से ये डोगर साहब जैसे लोग आ जाते हैं कि उन्हें अचानक ख्याल आ गया कि जी जज ने बाहर प्रॉपर्टीज बनाई हुई हैं। आपके पास कहां से आ गई इंफॉर्मेशन? अकाउंटेबिलिटी तो जरूर कीजिए, लेकिन कितने लोगों की अकाउंटेबिलिटी हुई? हमारा जुडिशियल सिस्टम नीचे देख लें, ऊपर देख लें, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसमें करप्शन भी होगी और है, लेकिन आपने तो कभी नहीं देखा कि किसी के खिलाफ करप्शन के मुकदमे चले हुए यहाँ। लेकिन यहाँ पे एक जज है जिसकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, और क्या वजह है कि तमाम की तमाम बार काउंसिल, देखिए हमारे खिलाफ फैसले आते हैं, हमारे हक में फैसले आते हैं, ये वकीलों के साथ रोज होता है। यहाँ पे यूनानिमसली सारे मुल्क की बार खड़ी थी कि आप इस शख्स के खिलाफ जो काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो बहुत अच्छी रेपुटेशन का मालिक है। ठीक है, भट्टी साहब का कमेंट लेंगे, बेनजीर का कमेंट भी रहता है, वो भी लेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने कलअदम करार दे दिया, उसी के ऊपर हमारी गुफ्तगू जारी है। बेनजीर, आपका कमेंट रहता है, आपको क्या लगता है? लीना, मेरा पहले एक सवाल है, वो ये है कि इस फैसले के बाद फारूक नसीम साहब फिर से हमारे वजीर कानून बनने जा रहे हैं, या अब भी हमारी हुकूमत कहेगी कि आप ये अपना इस्तीफा बड़ी मेहरबानी करके अपने पास रखें? इसका पता नहीं कब जवाब मिलेगा, शायद जल्दी ही मिल जाए इसका सवाल का जवाब। देखिए, मुझे भी जो मेरी भी अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ। ये FBI जाएगा, वहाँ पे 2 महीने तहकीकात होगी, फिर उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आएगा, और इसमें रिस्पोंडेंट्स अब उनकी जस्टिस ईसा की एहलिया को और उनके बच्चों को भी बना दिया गया। तो जिस हरासमेंट की उनकी एहलिया ने अदालत में बात की, वो हरासमेंट लगता है कि अभी खत्म नहीं होगी। देखिए, दूसरी बात ये है कि यहाँ ये स्टोरी कहाँ से शुरू हुई? लगता तो ये है कि काफी देर से PTI की नजर जो थी खास तौर पे जस्टिस ईसा पे थी, क्योंकि ये पहली कानूनी कार्रवाई नहीं है उनके खिलाफ। और PTI के पिटीशन में क्या लिखा हुआ था कि जस्टिस ईसा जो है वो जानिबदार है, मतलब बायस्ड है। एक सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज हमारे बायस्ड हैं। देखिए, एहतसाब जरूर होना चाहिए, सबका होना चाहिए, आपका अदलिया का भी होना चाहिए, सियासतदानों का भी होना चाहिए, सरकारी अफसरानों का भी होना चाहिए। लेकिन जब आप सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी करें, अपनी मर्जी का एहतसाब करें, तो फिर वो इंसाफ नहीं होता, वो इंतकाम होता है। और यहाँ पे यही लग रहा है कि ये एक तरह का इंतकाम है। 2016 में मुझे याद है मैंने पढ़ा था कि पाकिस्तान बार काउंसिल से एक पिटिशन आया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि जितने भी अभी रेफरेंसेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आए हैं और जो उनका नतीजा आया है, जो उनका रिजल्ट आया है, वो सारा पब्लिक किया जाए। लेकिन उसको पब्लिक नहीं किया गया क्योंकि वो रिजेक्ट हो गया था इस बुनियाद पे कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स होती हैं वो सीक्रेट होती है। तो देखिए, ट्रांसपेरेंसी तो फिर हर इदारे में आनी चाहिए। और यहाँ पे इस किस्म का एहतसाब हुआ है कि एक रेफरेंस एक जज के खिलाफ आया बन के और मीडिया में लीक हो गया, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे आ गया, लेकिन जिस जज के खिलाफ रेफरेंस है उन्होंने ये रेफरेंस पढ़ा ही नहीं। तो ये किस किस्म का एहतसाब है? एक और बात अलीना, मैं ये जरूर कहूंगी क्योंकि पता नहीं शायद बीच में कहीं रह जाए, मुझे नहीं पता कि डिटेल वर्डिक्ट में क्या होगा या फैसले में क्या लिखा होगा, लेकिन ये जो एसेट रिकवरी यूनिट है, इस पे जो 15 सवाल जस्टिस ईसा ने पूछे, इनका बहुत अहम है कि हुकूमत इसका जवाब दे। उन्होंने कहा है, अच्छा मजे की बात यह है कि शहजाद अकबर साहब ने शहबाज शरीफ साहब से 18 सवाल पूछे थे, जस्टिस ईसा ने उनसे 15 सवाल पूछे, उन्होंने आज तक उन 15 सवालों का जवाब नहीं दिया कि एसिड रिकवरी यूनिट कॉन्स्टिट्यूशनल भी है या गैर आईनी है, ये हमें पता ही नहीं। एक उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि ना ही शहजाद अकबर एक सरकारी अफसर है, ना ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो वो किस हैसियत से एहतसाब कर रहे हैं दूसरों का? ये बड़े अहम सवाल हैं। और जब भी अब शहजाद अकबर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे किसी भी केस के बारे में, उनके ये सवाल दोबारा सामने आएंगे। भट्टी साहब, सवाल तो खड़ा होता है, सवाल तब खड़ा होता है जहां से शुरू करते हैं कि हम ठीक है रेफरेंस बना रहे हैं, लेकिन बेनजीर ने एक तारीख बताई, कहती है प्रेशर बिल्ड किया जा रहा था। दूसरा, जो सवालात उठाए हैं एसेट रिकवरी यूनिट के ऊपर, सर्वेलेंस जिस तरह से की जा रही थी, बाबर सत्तार साहब कहते हैं कि अगर आपने रेफरेंस बनाना ही था या आपके पास मालूमात थी तो डायरेक्टली लेके आते। सर्वेलेंस करना उससे पहले जो तरीकाकार पूरा का पूरा अपनाया गया, इसलिए प्रोसेस थोड़ा टेंट हो जाता है।
देखिए, यही इस मुल्क की बदकिस्मती है, यही हमारे इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। जो सवाल पूछे उसको मुजरम बना दो। जो आपसे कोई बात करे कि आपके पास ये जायदादें लीगल हैं, इल्लीगल हैं, जायज़ पैसे से हैं, नाजायज़ पैसे से हैं, तू कौन है भाई? तेरी कानूनी हैसियत क्या है? तू कहाँ से आ गया है? ये 15 सवालों के जवाब दो। यानी मुझे कोई पकड़ ले और मैं जज से 15 सवाल पूछ लूँ, 15 सवालों के जवाब दो। भाई अब वक्त आया है ना, अब उस पे एसेट रिकवरी यूनिट पे बात करें, शहजाद अकबर साहब के बात करें, कानून पे बात करें। अब आपका रेफरेंस खत्म हो गया है, अब आप बात करें और कहें कि यह कानूनी है या गैर कानूनी है। ये मुल्क बदल रहा है, प्लीज अल्लाह के नाम पे सुने। फैजाबाद धरना फैसला जस्टिस फाइज ईसा नहीं दिया है ना, इसी मुल्क में दिया है ना। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन इसी मुल्क में 3-4 दिन वो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खोसा के सामने सारे पेश होते रहे हैं ना। पिंग पोंग जिस तरह बना था, जिस तरह एक शोधा की फौज के साथ वो होता रहा, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ही सारा कुछ हुआ है ना। किसी ने कहा है उस वक्त आर्मी ने कहा कि हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट को, कि जाओ हम ताकतवर हैं, हम नहीं मानते, पेश होते रहे, उबे किया। और मजहर भाई ने कहा, जो बुलाया इफ्तिखार चौधरी साहब को, जिस मुशर्रफ साहब ने बुलाया, आज वो बाहर बैठे हुए हैं, उनको कहा गया गद्दार हैं, उनको कहा गया लाश को लटकाएं। तो ये बदल रही हैं चीजें। अब दायमी कब्ज और दायमी वहम दिमाग से निकालें, पहली बात। दूसरी बात, लेकिन भट्टी साहब एक मिनट भट्टी साहब झूठ है, ये झूठ है। कोई एहतसाब नहीं चाहता, कोई एहतसाब नहीं चाहता, कोई एहतसाब नहीं चाहता इस मुल्क में। किसी और जज साहब को, किसी और जनरल साहब को, किसी और जर्नलिस्ट साहब को, किसी और वजीर साहब को पकड़ लें, सासी थ्योरियां ऐसी आएंगी कि कमाल आप हैरान हो जाएंगे। मुझे ये तो धरना इनके साथ हमेशा वहीं से होता है जहां पर चिंगारी होती है। भट्टी साहब माजरत के साथ नहीं माफ कीजिएगा, एक मिनट बन जाती है, माफ कीजिएगा। मुझे भट्टी साहब, मुझे ये तो पता होना चाहिए, कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करते। अच्छा, बात भी सुन लें, बात भी सुन लें दूसरे की। आप अपने सवालों के जवाब दें, आप अपने सवालों के जवाब दें, आप अपने सवालों के जवाब दें, आपसे जो पूछा जा रहा है उसके जवाब दें। लेकिन भट्टी साहब, एक 15 सवाल शहजाद अकबर, एक ही बात आप रिपीट किए जा रहे हैं। सदर हट जाए, भट्टी साहब हुकूमत चली जाए, असेंबली खत्म हो जाए, क्योंकि जस्ट नहीं ऐसा नहीं होगा, इस तरह नहीं चलेगा। भट्टी साहब नहीं एक मिनट भट्टी साहब जिस सारा सिस्टम खत्म कर दे। भट्टी साहब जिस मुशर्रफ की आप बात कह रहे हैं, उसको कोर्ट ले जाते वक्त उठा के बीच में हॉस्पिटल पहुंचा दिया। क्या कोई सियासतदान जिसको अदालत में नहीं पुरानी बातें नहीं है। आप जिस फैसले की बात कर रहे हैं वो भी तो पुराना है, वापस आ सकते हैं। और मेरे भाई जिस फैसले की बात कर रहे हैं वो भी तो पुराना है। डिसीजन दे दिया ना आपने, जो डिसीजन दिया, क्या दिया, क्या दिया कि नहीं आया, क्या हुआ, करार पाए, क्या हुआ उसमें, उसके बाद क्या हुआ ना हो। ये क्या लिखी जा रही है सर, क्या बात रिपीट नहीं होगा, हिस्ट्री लिखी जा रही है। क्या हिस्ट्री लिखी जा रही है, क्या चीजें तब्दील हो रही हैं? कोई नहीं अब बचेगा सर, प्लीज नहीं बचेंगे। ख्याल है कि चीजें तब्दील हो रही हैं, ना करें इस तरह, आप ना करें इस तरह। पसंदीदा मेरे भाई मुझे कोई पकड़ेगा, मुझे कोई पकड़ेगा तो मैं ये पूछूंगा कि पकड़ने वाला कौन है, उसकी कानूनी हैसियत क्या है। सर मुझे शहजाद अकबर की कानूनी हैसियत का पता होना चाहिए। ये नहीं होगा भट्टी साहब, ये नहीं हो सकता। चल रही है आगे, बढ़ती जा रही है। आपको कोई पकड़ेगा तो आप उससे पूछेंगे कि भाई तेरी हैसियत क्या है। भी नहीं हो सकता। आप ये पूछेंगे कि आपके पास ये इख्तियार है या नहीं है। इस मुल्क में कोई एहतसाब नहीं चाहता, इस मुल्क में कोई एहतसाब नहीं, इस मुल्क में कोई एहतसाब नहीं चाहता, इसलिए इस मुल्क में सब एहतसाब चाहते हैं। सारे चाहते हैं कि हम बालातार मुल्क से बड़े हैं, कानून से बड़े हैं, आइन से बड़े हैं, हम नहीं एहतसाब चाहते। भट्टी साहब, जब हम खुद आर्गुमेंट बिल्ड करते हैं ना तो दूसरों की बात भी सुन लेते हैं। से 18 सवाल पूछे इस मुल्क में, आप बताएं कि 15 सवाल उनसे पूछे, दोनों को मिला दिया। इस मुल्क में बताएं कि सियासतदान का कब एहतसाब नहीं हुआ। आप मुझे बताएं सियासतदान का कब एहतसाब नहीं हुआ। आप मुझे बताएं सियासतदान का कब एहतसाब नहीं हुआ। कौन करता है? मजहर भाई छोड़े, सियासी जमातें सारी पाक सही, सब ठीक सही, सारे सियासतदान अच्छे सही मान लीजिए। भाई नहीं, कोई अच्छा नहीं है, साहब चाहते ही नहीं, कोई अच्छा नहीं है। आप बना के लाते हैं, ये तो आप ग्रुप बनाते हैं, आप लीडर बनाते हैं। तुम्हें क्या कोई कहता है नैब की क्या? भट्टी साहब, अब मेरी बात सुन ले। जो मेरे खिलाफ बनाता है भट्टी साहब मुजरम है। भट्टी साहब,
सवालात होते हैं, जवाब दोनों तरफ से देने पड़ेंगे। हम कोशिश करेंगे हम यही डिस्कशन कल दोबारा कंटिन्यू करें। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। आपसे दोबारा कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।